हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, PSIR ऑप्शनल की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ जस्टिस एंड उसके साथ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस को जाना। ग्रीक पर्सपेक्टिव में हम लोग ने प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी देखा था। जो लोग न्यू हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और ऊपर जो आइकन है, जो आई कार्ड है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी लिंक दे दी गई है। तो आप प्लीज़ 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 प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज समझते हैं रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए आपको उनके मेथोडोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि रॉल्स ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात की, जिसे वो नाम देते हैं ओरिजिनल पोजीशन। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब वास्तविक अवस्था। और दूसरी बात करते हैं वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, यानी अज्ञानता का पर्दा का। अब ये ओरिजिनल पोजीशन क्या है? तो ओरिजिनल पोजीशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल कैन एक्ट फ्रीली, रेशनली एंड इक्वली। मतलब कि इक्वली का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नो हायरार्की, कि कोई भी हायरार्की नहीं है। और वही बात हम करते हैं कि अज्ञानता का पर्दा यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंडीशन, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस की। ओरिजिनल पोजीशन को अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल पोजीशन उसे वो बोलते हैं कि वैसा सिचुएशन जहाँ पे पीपुल कैन एक्ट फ्रीली, रेशनली एंड इक्वली, मीन्स देर इज नो हायरार्की, ऑल पर्सन्स आर एट द सेम लेवल। और दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, यानी लोग क्या है, इग्नोरेंट हैं, यानी कि अनअवेयर ऑफ दियर एबिलिटी, स्टेटस, स्किल, जेंडर, इटीसी, जो भी हम मान सकते हैं कि वो इसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर उनकी एबिलिटी क्या है, स्टेटस क्या है सोसाइटी में उनकी, या उनके पास क्या स्किल है, क्या कैसे वो compete कर सकते हैं, फ्यूचर में उनका क्या होगा। बिल्कुल वो अनसर्टेन है इन सब चीज़ों को लेकर। अब देखते हैं, आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेकर ओरिजिनल पोजीशन को समझाना चाहूँगा कि आखिर वो ओरिजिनल पोजीशन को कैसे यूज करेंगे। जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन को आखिर ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में कैसे ढाला और इसको कैसे यूज किया, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम देखते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस को समझने के लिए मैं एक केक का एग्जांपल आपके सामने देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके सामने एक केक है और आप इसी सिचुएशन में हो, यानी कि आप ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस के स्टेट में हो। समझ गए आप? मतलब कि आप एक रेशनल बीइंग हो, आप इकोनॉमिकली सोचते हो, आप फ्री हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी स्टेटस क्या है, स्किल क्या है। तो जैसे हम केक का सिचुएशन लेते हैं, अगर आपको एक रूल हम डिसाइड करते हैं कि यू कट एंड आई विल चूज। ठीक है, मतलब कि केक को आप काटो और बाकी लोग चूज करेंगे। तो आप कैसे काटोगे केक को? आप इक्वली काटोगे, क्योंकि आप रेशनल बीइंग हो। आप सोचोगे कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा या कोई पीस ज़्यादा छोटा काटा तो हो सकता है कि सबसे छोटा वाला पीस मुझे ही मिले, यानी कि यू आर थिंकिंग ऑफ वर्स्ट कंडीशन। अब ये जो प्रिंसिपल है इसी को वो अप्लाई करते हैं अपने प्रिंसिपल को, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया, उस प्रिंसिपल को वो जस्टिस के प्रिंसिपल को बनाने में वो इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं आगे कि
हमने देखा क्या कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को रख कर देखोगे, और यानी इसमें क्या होगा कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो चॉइस किया गया, यानी आप समझिए जो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी चीज़ को इसमें चॉइस करेगा, वो क्या होगा, वो उसका इंडिविजुअल नहीं होगा, वो यूनिवर्सल होगा। कैसे? आपने केक का एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको कि अगर वो क्या होगा कि वो इसी तरह से पीस काटेगा, इक्वली काटेगा, तो उसका जो इंडिविजुअल जो प्रेफरेंस है पीस काटने का, वो यूनिवर्सली हो गया ना, उसके इंडिविजुअल तक तो सीमित नहीं रह गया, वो हर एक पीस वो यूनिवर्सल हो गया, वो कि सबको वही पीस मिल रहा है, एक ही साइज का पीस मिल रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इसने जस्टिस को क्या किया, यूनिवर्सल किया, यानी कि मतलब कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सब अपने आप को क्या करेंगे, वही वर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं। यहां पर कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होगा। आप वो देखो केक काटने वाला एग्जांपल फिर से आप दोहराओ कि केक क्या वो पर्सनल प्रेफरेंस उसमें देख रहा है कि हाँ कि मुझे ज़्यादा बड़ा मिल जाए, या कि मुझे मीडियम मिले, या बाकी को छोटा मिले? नहीं ना, क्योंकि देयर इज अनसर्टेनिटी, क्योंकि बाकी लोग चुन रहे हैं, वो काट रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अब कैसे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने देखा कि क्या यहाँ पर कोई पर्सनल मतलब कि प्रेफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ दियर डिफरेंसेस, सो इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बिकम यूनिवर्सल। तो यह था ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जो कि मैंने कल भी एक मोटा मोटी आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब इसी मेथोडोलॉजी को बेस बनाकर रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। समझते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस उनके। ये देखो आपके सामने दो प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ जस्टिस का। ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल बोलता है कि ईच पर्सन शुड हैज एज मच एज लिबर्टी, यानी कि जो लिबर्टी होगी, एज मच एज लिबर्टी यानी इतना फ्री एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज अदर्स हैव द सेम। ठीक है, अब यहां पर देख लो कि यहां भी ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि नहीं। यहां पे हम लोग क्या, ये जो जॉन्स रॉल हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने बोला कि ईच पर्सन शुड हैज एज मच एज लिबर्टी एज पॉसिबल, साथ में उन्होंने क्या बोला, एज लॉन्ग एज अदर्स हैव द सेम, यानी कि सबको वो सेम एक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, यानी कि यहाँ भी वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस में इक्वलिटी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बोला कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज परमिटेड है। ठीक है, आप ये बोलोगे कि ये कैसे, वो पहले मतलब कि प्रिंसिपल में वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और दूसरे प्रिंसिपल में वो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? नहीं। देखिए यहाँ पर ये कब सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर परमिटेड, कब? एज लॉन्ग एज पोजिशन ओपन टू ऑल, यानी कि यहाँ भी इक्वलिटी की बात हुई कि नहीं, जो पोजीशन है। ठीक है, यानी कोई ऑफिसेस आप ये डिजायर करते हो, ऑफिसेस के पोजीशन को ग्रहण करना चाहते हो, एक्वायर करना चाहते हो, तो उस जो पोजीशन है वहाँ पे वो ओपन टू ऑल होगा। ये नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड होगा कि वहाँ पे फीमेल जा सकती है, मेल नहीं जा सकता, या अमीर जा सकता है, गरीब नहीं जा सकता। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दो कंडीशन में बोल रहे हैं कि परमिटेड है। एक तो ओपन टू ऑल एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन, वो सबसे जो बड़ा जो कंडीशन है वो लगाते हैं कि दे आर फॉर द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज, यानी कि अगर वो इनइक्वालिटी यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी अगर मतलब कि जो सबसे लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है उसको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा हो, तब हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तब इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है जो वो परमिटेड होगा, और इसको जस्टिस वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
अब इसका हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं ये सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ आपको कि ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज्ड, और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में, यानी कि जब ये दोनों कंडीशन को कोई अगर फुलफिल कर रहा हो तो उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी परमिटेड है। आप ये कहाँ देखते हो? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ निकालती है, तो या कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ तो यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ ऐसे भी होते हैं कि जो पार्टिकुलर क्लास को जा रहा होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ले लीजिए, क्या ये सबके लिए था? नहीं ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हुई ना। लेकिन ये किसको फ़ायदा पहुँचा रहा है? वीकर सेक्शन, लिस्ट एडवांटेज्ड को। तो यही रॉल्स कह रहे हैं, और इसी को फिर वो जाके कहते हैं, आगे जाके कहते हैं कि इसी को वो डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने इस पे डिफरेंस प्रिंसिपल को शायद मिनिमम एक बार क्वेश्चन मेंस में तो पीएसआईआर के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो ये पूछ रखा है, और इससे ज़्यादा भी बार पूछा हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है, और ये बार बार पूछ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे बोलते हैं कि सर ये डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल मुझे समझ में नहीं आता। इसी को वो कहते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि ये डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है। अब एक सिचुएशन लेते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए। मान लो कि ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऐसा कंडीशन कि जो इकोनॉमी का जो एलोकेशन है या रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो डिफरेंटली हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, आप मैंने एक चार्ट बना के इसको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, और 4 ग्रुप में मैंने इसे डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिफरेंटली जो रिसोर्सेज हैं डिफरेंटली एलोकेटेड हुए हैं। आप देखो जो कि ऑप्शन 1 है उसमें ग्रुप ए में क्या है 70, ग्रुप बी 60, ग्रुप सी 55, ग्रुप डी 50। अब आप ये ऑप्शन 1 देखो। ठीक है, ये ऑप्शन 1 देखो, इसमें सबसे लीस्ट एडवांटेज किसको है? जो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है वो कौन है? ग्रुप डी। चलो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ग्रुप डी लीस्ट एडवांटेज हुआ। यहाँ भी देखो ऑप्शन 2 में 110, 90, 85 सबसे लीस्ट क्या है? 70 है, ये मार्क कर देते हैं। इसी तरह से जो ऑप्शन 3 है इसमें 150 एलोकेशन हुआ है, 80, 70, ये 60, ये यानी कि ग्रुप डी क्या हो गया, वो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप हुआ कि नहीं? आप ही बताओ, लीस्ट एडवांटेज ग्रुप हुआ ये। अब वो बोलते हैं कि ये लीस्ट, जो डिफरेंस प्रिंसिपल बोलता है कि ये लीस्ट एडवांटेज ग्रुप जो है उसमें जो मैक्सिमम जो आउटकम्स होगा उसको हम लोग को चूज करना चाहिए। यानी कि वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखो ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, ऑफ लीस्ट एडवांटेज। तो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप कौन है? यहाँ पे ग्रुप डी है। ध्यान समझिएगा, लिस्ट एडवांटेज क्या हो गया? ग्रुप डी हो गया। लेकिन इसकी किसकी बात करते हैं? ये ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या हो गया? ये 70 वाला ही हो गया ना, क्योंकि 50 और 60 तो इससे कम है। तो यानी इसको हम लोग चूज करेंगे और इससे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम बोल सकते हैं मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रिंसिपल। यानी कि ये जो मिनिमम, यानी मिनिमम क्या हो गया? लिस्ट एडवांटेज ग्रुप, और उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं एलोकेशन को। यानी कि ये हम यहाँ पे ये 70 जो है वो एलोकेट करेंगे इस ग्रुप को, तब जाके जस्टिस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया डिफरेंस प्रिंसिपल? अगर एग्जाम में लिखने आया तो आप ये चार्ट बना के आप समझा सकते हैं, यूपीएससी इस पर इंप्रेस हो जाएगी और आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस प्रिंसिपल, हमने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन है यहाँ पे लिस्ट एडवांटेज, तो ये ग्रुप डी था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, जो रॉल्स हैं वो आगे चलकर जो गुड्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी नेचुरल प्राइमरी गुड्स एंड सोशल प्राइमरी गुड्स। यहाँ पे जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे आपको पता चलेगा कि रॉल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, क्योंकि यहाँ पे वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। वैसे जो दोनों प्रिंसिपल हमने देखा रॉल्स का, जो एबव दोनों प्रिंसिपल देखा, उसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्वलिटी का और रिसोर्सेज का वो बोल रहे हैं कि जो लीस्ट एडवांटेज है उसको मैक्सिमम बेनिफिट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जो गुड्स हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उन्होंने गुड्स को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नेचुरल प्राइमरी गुड्स एंड सोशल प्राइमरी गुड्स। अब नेचुरल प्राइमरी गुड्स में क्या क्या उन्होंने कंसिडर किया है, हेल्थ को लिया है, विगर, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, और इन्होंने इसको बोला है कि दीज आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप हेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंटेलिजेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसको ये बोलते हैं कि नेचुरल प्राइमरी गुड्स है, ये लोगों में नेचुरली आता है। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब दूसरा वो जो गुड्स का कैटेगरी बताते हैं वो है सोशल प्राइमरी गोल्स, और उसमें वो रखते हैं क्या, राइट्स, लिबर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, पावर, इनकम, वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसको तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और ये बोलते हैं कि दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी कि कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये दो एलोकेशन ये करते हैं गुड्स का। आगे हम चल के देखेंगे कि कैसे जो रॉबर्ट नॉजिक हैं इनको क्रिटिसाइज करेंगे, और वो बोलेंगे कि देयर आर नो सच गुड्स, कि जो कि आप मतलब कि बांट सकते हो, क्योंकि जो गुड्स है वो इंडिविजुअल का अपना होता है। ठीक है, वो हम आगे की लेक्चर में देखेंगे जब हम रॉल्स को क्रिटिसाइज करेंगे। आज हमने रॉल्स को अच्छे से समझा है, उनके प्रिंसिपल को देखा है, उनके मेथोडोलॉजी को देखा है। आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रॉल्स को जो पढ़ाने का डिफरेंट तरीका है, और जो एग्ज़ाम में पूछने का भी डिफरेंट तरीका है, आपको उससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो आपने अभी दो प्रिंसिपल के रूप में देखा, वो अंडर दिस सब हेडिंग भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है रॉल्स का। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, या जस्टिस एज फेयरनेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल राइट्स है ना, अपॉर्चुनिटी, पावर जो देने की बात की गई है यहाँ पे, जो सोशल गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल प्राइमरी गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात कर रहे हैं, वही तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। मैंने अभी बताया कि आपको पता चलेगा कि रॉल्स का क्या है, क्या बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में, कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये बोलते भी हैं, उनके प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात करता ही है। ठीक है, और जो प्रोसीजरल जस्टिस है, यानी वो बोलते हैं कि जब आप जस्टिस कर रहे हो, ठीक है, और आपने जो एबव जो मैंने जो प्रिंसिपल बताएं है ना, रॉल्स के दो प्रिंसिपल, आप फिर से देख लीजिए, जो रॉल्स के दो प्रिंसिपल बताएं, उन्होंने बोला कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, यानी कि इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो जस्टिस जरूर होगा, एंड दैट विल बी द जस्टिस। इसलिए उनके इस थ्योरी को प्रोसीजरल जस्टिस के रूप में भी देखा जाता है। और एक तो उन्होंने बोला कि जस्टिस एज फेयरनेस, कि फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, कि लिस्ट एडवांटेजेस ग्रुप है उसको उस मतलब कि अगर हम उसके लिए सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो भी परमिटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज ये देखा कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। तो ये हमारा है ना रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर आपको रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, रॉल्स की जो थ्योरी है, अगर वो GS4 यानी कि एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपको पता है कि GS4 में भी ये काफ़ी रेलिवेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं GS4 में। डीओंटोलॉजिस्ट बोला जाता है रॉल्स को। तो अगर आपको लगता है कि आप GS4 के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ, इसको शेयर करें, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें कि जब भी हम लोग कुछ भी अपडेट डालें